कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे? हम लोग का प्रोग्रेस था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यहां तक पहुंचे थे। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट थे? वेयर प्रेजेंट ओवर मायोफाइब्रिल्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फाइबर्स हैं उन्हें मायोफाइब्रिल कहा गया, उन पर ये प्रेजेंट थे। और इनका ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके से ये प्रेजेंट है? तो ये रहते हैं मायोफाइब्रिल के एक्सिस के पैरेलल, मतलब मायोफाइब्रिल का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मायोफाइब्रिल ऐसे बनाते हैं, मायो मीन्स मसल, फाइब्रिल मतलब बहुत ही पतला फाइबर, इस फाइब्रिल से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए मायोफाइब्रिल, तो ये वाला एक्सिस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि मसल्स में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ये मसल फाइबर में इस तरीके से इसके पैरेलल में मायोफाइब्रिल्स का झुंड ऐसे कर सकते हैं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उस मायोफाइब्रिल के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिगमेंट, ये क्या कहते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में देख कर गए थे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स दो तरह के थे, एक था एक्टिन, दूसरा था मायोसिन। यहां तक हम लोग कर चुके थे। ये बात अब बता रहे हैं कि इनका प्लेसमेंट कैसे रहता है अपॉन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या आप ऐसे कर सकते हैं उसके पैरेलल प्रेजेंट है, जिस एक्सिस पे वो प्रेजेंट है उसी एक्सिस पे ये भी है। नाउ वन बाय वन द एक्टिन फिलामेंट। द एक्टिन फिलामेंट, ये पतले फाइबर होते हैं, चेन फाइबर्स। दूसरी बात, किसके? ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के बने हुए होते हैं एक्टिन फाइबर्स, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, द एक्टिन फिलामेंट्स, इन्हीं फाइबर को फिलामेंट भी कहा जा रहा है। द एक्टिन फिलामेंट्स आर ट्राइमेरिक, प्रोटीन फाइबर्स। तीन प्रोटीन के फाइबर एक दूसरे के साथ उमेटकर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखने में कैसा लगेगा? मान लेते हैं ये रहा एक फाइबर, एक प्रोटीन, दूसरा इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक और प्रोटीन फाइबर इसके साथ उमेटा हुआ रहेगा। इस तरीके से। तो ये दोनों जो दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर सेम काइंड ऑफ फाइबर ऑफ प्रोटीन, और ये अनदर, दूसरे तरह का, अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन।
तो इनका ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया? ये ट्राइमेरिक होंगे, 3 प्रोटीन फाइबर एक दूसरे के साथ उमेटे हुए रहेंगे। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हम नायलॉन का रस्सी खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि नायलॉन का रस्सी जब पुराना हो गया, बीच में से कहीं टूट गया, उसके फाइबर खुलने लगते है ना, उसका बिनाई जो है, बिनावट है, वो खराब हो जाता। तो जैसे ही बिनावट खराब होगा, क्या होगा, पूरे फाइबर्स उसके अलग हो जाते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, वो जो बिनाई किया हुआ है, दैट इज डन बाय 3 टाइप ऑफ रस्सी। ठीक है, अब ये तीनों फाइबर को उठाकर यहां ले आइए, इमेजिन कर लीजिए, दिस इज हाउ द एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट, एक्टिन फाइबर इज प्रेजेंट। अब इसमें क्या होगा, दो ठो एक रंग का धागा और एक ठो दूसरे रंग का धागा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। दो सिमिलर टाइप का, ये देखिए सेम काइंड ऑफ फाइबर ऑफ प्रोटीन्स, ये येलो वाला, दोनों सेम कलर का धागा, और एक रेड कलर का दूसरा रंग का धागा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हो गया ना यहां तक? अब देखिए, ये जो ऐसे ऐसे धागे बने हैं, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन में आते हैं, दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। देखिए, ये वाला जो सिमिलर काइंड ऑफ फाइबर दिख रहे हैं प्रोटीन के, इन्हें हम लोग कहते हैं, इनका नाम है एफ एक्टिन, और यहां एफ का मीनिंग है फिलामेंट, या फिलामेंटस भी कहते हैं, फिलामेंट एक्टिन। ठीक है, इस धागा का नाम है फिलामेंट एक्टिन, और इसका जो, इसको बनाने के लिए जिस प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ है, उस प्रोटीन बॉल का नाम है जी एक्टिन। अब यहां डायग्राम में देख सकते हैं, दीज स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं जी एक्टिन। ठीक है, ये आपस में देख लीजिए, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते 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 धागा जैसा बनेगा। ठीक है, पॉलीमराइज कर जाता है, बहुत सारे हजारों लाखों जी एक्टिन एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक एक्टिन का फिलामेंट तैयार कर देगा, वो कहलाया एफ एक्टिन। दिस वन, ये हो गया एफ एक्टिन, यानी फिलामेंटस एक्टिन का मोनोमरिक यूनिट कौन हो गया, जी एक्टिन, और इस जी का फुल फॉर्म है ग्लोब्यूलर एक्टिन। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, जी फॉर ग्लोब्यूलर, और ये ग्लोब्यूलर एक्टिन मोनोमर हो गए, इनका पॉलीमराइजेशन जब होगा, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, तब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बनेगा, और उसको हम लोग कहेंगे फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, अब यहां देखिए, फिलामेंटस एक्टिन बने कैसे, एक दूसरे के साथ ऐसे उलझे हुए हैं, ट्विस्टेड है ना, वाइंडेड है, जिसको यहां पर दिखाएं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, एक और फाइबर इसके साथ जुड़ने वाला, और ये जो फाइबर जुड़ा है, ये जो रेड वाला तीसरा तरह का जो फाइबर इससे जुड़ा है, इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इस फाइबर को कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो क्या क्या मिला, दो फिलामेंटस एक्टिन और एक ट्रोपोमायोसिन आपस में उलझकर, ट्विस्ट एंड टर्न करके एक कंबाइंड धागा बनाता है, एक कंबाइंड फिलामेंट बनाता है, और इस फिलामेंट को कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपोमाइसिन, ये रेड वाला जो धागा दिखाए हैं, तीसरा वाला धागा वो है। तो ट्रोपोमाइसिन फिलामेंटस एक्टिन से अलग हो गए, तो दो फिलामेंटस एक्टिन यानी दो एफ एक्टिन और एक ट्रोपोमायोसिन मिलकर एक एक्टिन फिलामेंट बनाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग इसको सम अप करके क्या लिख सकते हैं,
2 F actin and 1 tropomyosin combine by twist and turn to produce, फिर बात कर रहे हैं, to produce actin filament, to produce actin filament. ठीक है, हो गया यहां तक? अब आगे बढ़ जाएं, लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए. यही ब्रैकेट में डाल देंगे ए फैक्टिन, लिखते भी चलिए, ए फैक्टिन इक्वल टू पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, और इस तरह का ब्रैकेट देके एफ बराबर फिलामेंट लिख दीजिएगा या फिलामेंटस, और जी इक्वल टू ग्लोब्यूलर. सो ए फैक्टिन इज क्या हो गया? पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ब्रैकेट बंद. ठीक, अब कुछ और अनोखी बातें, बढ़ सकते हैं आगे? अच्छा अच्छा, ऊपर करें? नहीं ठीक है, हम पेज ही चेंज कर दें. एनीवे, तब देखिए यहां पर इस पॉइंट तक हम लोग पहुंचे कि एक्टिन फिलामेंट कैसे दिखते होंगे, राइट? अब हम लोग लाएं जरा डायग्राम तो थोड़ा और समझ में आए. अब देखिए, ये आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ये एक डाउनलोड किया हुआ डायग्राम, दोनों मोरलेस वही है, दोनों एक ही चीज को समझा रहा है. ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे ब्लू कलर के बॉल्स, ये हैं ए फैक्टिन फिलामेंट एक्टिन. आपको यहां पे ग्रीन कलर के बॉल से दिखाया है ए फैक्टिन, ये हम लोग देख चुके है ना. ये बड़ा अच्छे से सुंदर से देखने लायक तरीके से बनाकर भेजा है, हम लोग रफली ड्रॉ किए, मीन मतलब तो वही है, राइट? अब दूसरी चीज देखिए, बीच में अपन मतलब कैसे कहते हैं, ऑड मैन नहीं देता है, पिक अप द ऑड अमॉन्ग दिस गिवन ग्रुप. तो इनमें ऑड के रूप में कौन खड़ा है? दिस वन, दिस इज ट्रोपोमायोसिन, दिस इज ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट. ये देखिए, है ना. अब यहां क्या ये सब नजर आ रहा है? ट्रोपोनिन, दिस वन, ये क्या झुंड है? ये सब क्या है? अब ये सोचना पड़ जाएगा. क्या होता है, एक्टिन का काम पहले समझिए. एक्टिन वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ मायोसिन जुड़ेगा, और मायोसिन है थिक फिलामेंट, मोटे स्ट्रक्चर, और ये पतले स्ट्रक्चर. ठीक है, मोटे स्ट्रक्चर पतले स्ट्रक्चर को पकड़ के खींचेगा. ठीक है, कभी ऐसा होगा कि मेरा हाथ जितना मोटा है
जितना मतलब पकड़ बना सकता है, उससे ज्यादा मोटा रस्सा हम पकड़ लेंगे क्या? तो आप ऐसा समझिए कि मायोसिन जो है वो हाथ की तरह है और वो एक रस्सी पकड़ के खींचने वाला है। तो रस्सी ऑफकोर्स उसके हाथ के घेर से पतला ही होना चाहिए, तब ना रस्सी को पकड़ के खींच पाएगा। अब बताइए ना, इतना मोटा जहाज बांधने वाला रस्सी आपको दे दे, चलो बेटा खींचो, हो जाएगा? नहीं। लेकिन जो हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं, रोप क्लाइंबिंग करते हैं, उसमें जो रस्सी देखते हैं वो पकड़ में तो आ जाता है ना, भले मोटा रस्सी होता है पकड़ में तो आता है। मान लेते हैं किसी चीज को जैसे झोला टांग के उसको ऊपर उठाने जा रहे हैं, अब इतना वजनदार और इतना चौड़ा रस्सा है जो मेरे हाथ में समा नहीं रहा है, हम झोला से क्या खींचेंगे? पॉइंट। तो इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे है, इस एक्टिन फिलामेंट को इसीलिए पतला होना होगा ताकि इसको खींचा जा सके। आप ऐसे समझ सकते, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज कि मायोसिन आकर इससे जुड़ेगा कहीं पे तभी ना। तो क्या कहता है, अगर मायोसिन के जुड़ने का जगह इसमें ऑलवेज ओपन रहता तो मायोसिन इसको छोड़ता ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एफिनिटी है, तो मायोसिन इससे जुड़ा हुआ रहता। ठीक है? तो अगर मायोसिन जुड़ेगा तो सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो इसको खींच भी लेगा। तो इसको अगर खींचा जाएगा, इसका नतीजा क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। पर मसल अगर हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो उसमें स्ट्रेस जमेगा। इस चीज के नहीं होने के लिए मायोसिन का एक्टिन से छूटा हुआ रहना जरूरी है। तो क्या होगा? मसल्स रिलैक्स रह सकते हैं, है ना? अब देखिए, एक्टिन फिलामेंट पे ये जो आप गोल गोल, है ना, ग्लोबुलर एक्टिन्स देख रहे हैं, इन पे मायोसिन के साथ बाइंड करने के जगह होते हैं। ठीक है? द जी एक्टिन्स ऑफ एफ एक्टिन have binding sites for myosin. Once they are bound by proper mechanism, इसको अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा बाद में, mechanism, muscle contraction takes place. प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो चाहिए क्या होगा? इसको छिपा के रखना। सो these binding sites, are masked, छुपा हुआ, masked by the ट्रोपोमायोसिन, और इसीलिए ट्रोपोमायोसिन का वहां प्रेजेंस जरूरी है। इन बाइंडिंग साइट्स को, एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने के स्थान को छिपा के रखता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है? और इस ट्रोपोमायोसिन नामक फाइबर पर जगह जगह पे कुछ कुछ अलग टाइप के प्रोटीन एक जगह झुंड बनाकर जुड़े रहते हैं और उन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन। द ट्रोपोमायोसिन fiber is joined at certain, क्यों कहें many कह लीजिए, at many places with another molecule
और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, अब जब आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन का मेथड, तब ट्रोपोनिन का इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आएगा। तो पर अभी यहाँ पे हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट को छिपा के रखा गया है किनके द्वारा? ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। और ट्रोपोमायोसिन पर जगह जगह पर देख रहे हैं झुंड बनकर जुड़े हुए हैं, झुंड बनकर जुड़े हुए हैं कौन? तो ट्रोपोनिन। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब हम लोग चल पाएंगे इसके बाद। अब देखिए, मायोसिन फिलामेंट एक मायोसिन मॉलिक्यूल में दो हिस्से होते हैं, एक छोटा सा चेन, ठीक है, ये भी उलझा हुआ छोटा सा चेन, और एक बड़ा सा हेड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट वाइज इस चेन का मॉलिक्यूलर वेट कम और इस हेड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन इस चेन को कहा जाता है और हेवी मीरोमायोसिन इसके हेड को कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन के लिए LMM इन शॉर्ट यूज करते हैं, और हेवी मीरोमायोसिन के लिए HMM यूज करते हैं। यानी वन मायोसिन फिलामेंट ये इक्वल टू होगा 1LMM प्लस 1HMM। एक लाइट मीरोमायोसिन और एक हेवी मीरोमायोसिन मिलकर एक मायोसिन बनाया, और द मायोसिन इन मायोफाइब्रिल, ये कैसे रहता है? मायोसिन इन मायोफाइब्रिल रिमेन्स एज ए डाइमर of मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट डबलेट होकर एक मायोसिन बनाता है। इसमें क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल में। हम लोग ये स्ट्रक्चर जो देखना चाह रहे हैं, किसमें देखना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट में, मायोफाइब्रिल में। और याद रखिए, मायोफाइब्रिल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मसल फाइबर के यानी मसल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। और मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, उस लेवल पे हम लोग अभी गए हुए। तो अगर आप मायोफाइब्रिल में मायोसिन को देखना चाहेंगे तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? एक चला ऐसे,
ठीक है, और ये रहा दूसरा। ठीक है, ये बन गया डाइमर, एक व्हाइट कलर वाला और एक येलो कलर वाला, राइट। दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट। अब इस हेड रीजन में एक पोजीशन होता है, यही है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यही होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं है तब तक जब तक उसके एक्टिन फिलामेंट पर जी एक्टिन जो है, ग्लोबुलर एक्टिन, जिसके साथ ये मायोसिन हेड बाइंड करेगा, वो जगह ट्रोपोमायोसिन से छिपा हुआ है, ये चाहकर भी उससे ज्वाइन नहीं कर सकता। बात समझ गए? इस तरीके से एक्टिन का भी देख चुके, और मायोसिन का ऑर्गेनाइजेशन ये रहा, नोट कीजिए ना। ये देखिए, आगे बढ़ना है। नाउ ये रहा जिसको हम लोग तब से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब आया वो एप्रोप्रिएट टाइम। देखिए, ये रहा एक्टिन, और ये रहा मायोसिन। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से ये रहा वन मायोफाइब्रिल। ये यहां तक नहीं, वन मोमेंट, ये मायोफाइब्रिल इस तरीके से अरेंज्ड। ठीक है, और यहां पर आपको पता चलेगा लाइट बैंड डार्क बैंड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बुक आपके पास है, बुक में भी ये चीज आपका निकला हुआ होगा। अब यहां समझे, पहले आप एक्टिन के बारे में समझे, आप मायोसिन के बारे में समझे, है ना। ये दोनों बेसिक कंपोनेंट है किसके, मायोफाइब्रिल के। और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट वे में और एक स्पेशल पैटर्न पे अरेंज होते हैं, इन्हें मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल क्या हो गया, ये वो फाइब्रिल है, यानी वो धागा है, वो पतला सा धागा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये वो पतला सा धागा है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अकेले नहीं करेगा, ऐसे हजारों लाखों धागे हैं जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जब रिलैक्स होंगे मसल रिलैक्स होगा, ये जब एक्सपैंड होंगे मसल एक्सपैंड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आया? अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को और गौर से समझे। देखिए, आपको क्या बोला गया है, मायोसिन होता है थिक और एक्टिन होता है थिन। ठीक है, हम लोग क्या जाने हैं, मायोसिन होता है थिक और एक्टिन होता है थिन फिलामेंट। तो ये देख लीजिए, ये है मायोसिन, इसका मोटाई नहीं नजर आ रहा है, काफी मोटा है। और एक्टिन भले आपको लग रहा है वो इतना है, लेकिन बीच में कितना गैप है, दो तीन पतले पतले धागे मिलकर इसे बनाए हैं। समझ में आया? इसलिए ये पतला धागा है, ये मोटा धागा है, राइट। अब आप जो मायोसिन का ऑर्गेनाइजेशन देखे, उसमें देखे कि एक तो ऐसे, मतलब एक मायोसिन और दूसरा मायोसिन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ये रहा एक हेड, ये रहा दूसरा हेड,
यहां देखते जाइए, बहुत सारे ऐसे 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 हेड्स निकले हुए हैं, यानी बहुत सारे मायोसिन फाइबर्स मिलके इस मायोसिन को बनाया है। समझ आया? बहुत सारे उस तरह के यूनिट्स मिलकर, वो एक यूनिट था, वैसे वैसे बहुत सारे यूनिट्स मिलकर इसको बनाया। दो हेड ऊपर की तरफ, दो हेड नीचे की तरफ झांक रहा है, देख लीजिए। इसको और एक्सपैंड करें तो और अच्छा लगेगा। देखिए तो यहां और यहां है ना, सेम जगह पे ऊपर और नीचे, तो दो ऐसे नीचे है, दो ठीक उसी जगह पे ऊपर की ओर है। ठीक, नीचे वाले दो का और ऊपर वाले दो का पूंछ एक जगह ऐंठेगा, ठीक, और ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, फिर थोड़ी से पीछे आगे, ये देखिए यहां पे देखें तो यहां पर भी तो है सेम चीज। और इससे आप इमेजिन कर सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये। और इसीलिए ये काफी ज्यादा थिकनेस बोरो कर लेता है, काफी मोटाई एक्वायर कर लेता है। समझ में आया? दूसरी चीज, ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा हेल्ड अप रहता है, एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ रहता, नहीं तो हवा में टंगा हुआ थोड़े रहेगा, ये कहीं तो फिक्स होगा ना, नहीं तो इधर उधर बिखर जाएगा ना, तो कहीं तो फिक्स होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए एक मेम्ब्रेन का जरूरत है जो मसल फाइबर के आर पार गया है। ठीक है, आर पार मतलब ऊपर से नीचे तक है, उसमें बैठे हुए। तो दिस मेम्ब्रेन इज एम लाइन, इस मेम्ब्रेन का नाम है एम लाइन। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन इस थिक फिलामेंट को जकड़ के रखा है, तो थिन फिलामेंट यानी एक्टिन को भी तो कोई जकड़ के रखेगा, और इसको जकड़ के रखने के लिए ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए इधर भी है, जैसा यहां देख रहे हैं वैसा ये है। तो ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं है, ये है फाइब्रस प्रोटीन, जो कि स्ट्रांगली होल्ड किए हुए रहता है एक्टिन को। ठीक है, और खास बात देखिएगा, एक एक्टिन को ऊपर उस तरफ भेजा है तो ऑपोजिट साइड में ऑल्टरनेटिव नीचे की तरफ इस तरफ भेजा है, फिर एक एक्टिन को नीचे आकर ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा नीचे आके उस तरफ भेजा है, तो दूसरा फिर थोड़ा नीचे आके इस तरफ भेजा है, ऑल्टरनेटिव रहता है, ऑल्टरनेटिव एंड ऑपोजिट, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इधर, तीसरा इधर तो चौथा इधर। ठीक है, और एक ही पॉइंट से दोनों तरफ निकले हुए नहीं है, लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट एंड में यहां पर दिखाई देगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक जेड लाइन पे ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट फैशन में एक्टिन फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब एक इधर फिर एक इधर, एक इधर फिर एक इधर, ऑल्टरनेटिव करके, एंड ऑपोजिट ओरिएंटेशन में, एक दाएं तरफ देख रहा है तो दूसरा बाएं तरफ, ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट ओरिएंटेशन में एक्टिन फिलामेंट्स को जेड लाइन कहकर जो फाइब्रस प्रोटीन है वो होल्ड करता है। ठीक है, और इनके बीचों बीच, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव एक्टिन के बीच में मायोसिन को होल्ड करता है कौन, देखिए एम लाइन, एम लाइन वो मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटीनस मेम्ब्रेन है जो कि उसको होल्ड करके रखता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? डायग्राम आपके सामने है, विजुअलाइजेशन हो रहा है, बुक में भी आप देख सकते हैं। ओके, अब मसल के कॉन्ट्रैक्शन की बात है ना, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इसका, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए
जो इसका मिनिमम कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है, उस मिनिमम कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बता रहे थे इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होना है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मिनिमम लेवल पे यूनिट है, उस मिनिमम लेवल पे यूनिट को हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सार्कोमेयर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर बोले किडनी का फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन, लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज सेल, उसी तरह से मसल का काम कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन यूनिट इज सार्कोमेयर। अब कहां से कहां तक एक सार्कोमेयर गिनेंगे, तो कहता है एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का, ये जेड लाइन है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको एक सार्कोमेयर कहते हैं। ए से अच्छा सॉरी SARCO एक सार्कोमेयर कहेंगे, और एक सार्कोमेयर का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent Z lines, distance between two adjacent Z lines is equal to 1 sarcomere, या एक कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये नोट कीजिए थोड़ा, एक साथ बहुत सारा हो जाएगा तो आप बाउंस कर जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग ये जान गए हैं कि एम लाइन क्या काम करने वाला है, जेड लाइन क्या काम करने वाला है। दिस इज डन। अब देखिए जहां पे लाइट बैंड है, ये एरिया गौर से देखिए, इस एरिया में केवल और केवल आपको कौन दिखाई पड़ रहे हैं, एक्टिन, है ना, यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये ना एक्टिन की मोटाई कम होने के कारण लाइट दिखाई पड़ेगा। एक्टिन की मोटाई कम होने के कारण ये लाइट दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इस एरिया को कहेंगे LIGHT, जो अभी अभी आया है, लाइट बैंड। ठीक है, इसको लाइट बैंड कहेंगे। अब वही जरा सा पासा पलट दें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये तो फिर वैसा ही देख रहे हैं ना, लाइट बैंड है। किसी को कोई डाउट? अगर इसको आप लाइट बैंड बता पा रहे हैं तो इसको भी लाइट बैंड बता पाइएगा। और लाइट बैंड की खासियत क्या है, केवल और केवल यहां एक्टिन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स पतले होते हैं। देखिए फाइबर फिलामेंट ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से बोले तो आप इसका मतलब समझ पाइएगा, राइट। तो एक्टिन फाइबर या फिलामेंट पतले होते हैं, इसलिए लाइट को ज्यादा रोकेंगे नहीं, पास करने देंगे। अगर लाइट ज्यादा पास होगा तो हल्का नजर आएगा ना वहां पे, इसीलिए इस एरिया को हम लोग लाइट बैंड कहते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं।
होता क्या है कि एक्टिन फिलामेंट दोनों तरफ से ऐसे आया हुआ है, देख रहे हैं, इस तरीके से आया हुआ है, ऊपर वाला भी ऐसा आया हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसा आया हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसा आया हुआ है, राइट। और ये मायोसिन दोनों किनारे से, इधर वाला भी इधर वाला भी, मायोसिन के दोनों किनारे को ओवरलैप कर रहा है। फिर से समझिए, मायोसिन बेचारा चुपचाप एम लाइन के सहारे खड़ा है, ठीक है, और दोनों तरफ से जेड लाइन पर उपस्थित एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट से ओवरलैप कर रहा है, यानी मायोसिन के एरिया में घुस गया है। लेकिन क्या मायोसिन एक्टिन के एरिया में पूरी तरह घुस पाया? नहीं। तो एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, मायोसिन फिलामेंट के एरिया में घुसपैठ करता है, लेकिन पूरा पूरा घुस नहीं पा रहा है। ये थोड़ा सा घुस कर आ गया, ये भी थोड़ा सा घुस कर आ गया, ठीक है। तो देखिए, एक लाइट बैंड से दूसरे लाइट बैंड के बीच में कहीं पे एक्टिन मायोसिन दोनों दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे केवल मायोसिन दिखाई दे रहा है, कहीं पे एक्टिन मायोसिन दोनों दिखाई दे रहा है। तो कंपैरेटिवली इसका गाढ़ापन बढ़ेगा कि नहीं? तो जब लाइट पास करना होगा, माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे और लाइट पास करने की बारी होगी, ये गाढ़ापन के कारण लाइट को कम जाने देगा, तो यहां पे अंधेरा नजर आएगा ना, अंधेरा मतलब डार्क। दैट इज वाई दिस इज, यहां से लेके यहां तक डार्क बैंड। ये हो गया डार्क बैंड। अब समझ में आया लाइट बैंड डार्क बैंड का कॉन्सेप्ट? डार्क बैंड वो एरिया है जहां एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, या बेटर कहिए मायोसिन के ऊपर एक्टिन दोनों तरफ से ओवरलैप करता है, वो एरिया डार्क बैंड। और लाइट बैंड क्या होगा? जहां सिर्फ और सिर्फ जेड लाइन के पास, जेड लाइन के आसपास एक्टिन फिलामेंट बैठे हुए, वो हो जाएगा लाइट बैंड। और फिर एक डार्क बैंड आएगा। डार्क बैंड बड़ा है, मोटा चौड़ा ज्यादा दिख रहा है, लाइट बैंड बेचारा पतला सा दिख रहा है। और जब आप स्केलेटल मसल को ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनाते हैं, बनाते हैं ना, बनाए थे ना मसल फाइबर, यहाँ पे न्यूक्लियस डाले, यहाँ पे न्यूक्लियस डाले करके, इसके साथ ऐसे करके जोड़े थे। फिर एक दूसरा मसल फाइबर ऐसे बनाए थे, याद आ रहा है? जब हम लोग टिश्यू पढ़े हैं, पन्ना खोल कर देख लीजिएगा तो पूरी चीज बात याद आ जाएगी अब। या पिछले क्लास में भी हम लोग मसल फाइबर देखे स्केलेटल मसल का, तो जगह जगह पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये सारा चीज हम लोग को दिख रहा था। दिस इज द लॉजिक, इस वजह से ऐसा दिखाई देता है। और डार्क बैंड क्यों ना मोटा हो, इसलिए आइंदा से जब लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेट बनाइएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई हम डायग्राम देखे हैं, डार्क बैंड ज्यादा चौड़ा था, लाइट बैंड थोड़ा सा था, तो आइंदा से लाइट बैंड को थोड़ा सा, डार्क बैंड को फैला के, फिर थोड़ा सा लाइट बैंड, फिर बड़ा सा डार्क बैंड बनाइएगा। आई बात समझ में? यूजुअली ड्रॉ करते समय क्या करते हैं, लाइट और डार्क बराबर बराबर बनाते चले जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, बनाया तो कम से कम स्ट्रेशन समझा तो, है ना, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड को वो कह रहा है, पर इसके बाद अब गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अब स्केलेटल मसल का आपको डायग्राम बनाने मिलेगा तब बड़ा सा डार्क बैंड, छोटा सा लाइट बैंड बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन। ये बात भी क्लियर हो गया लाइट एंड डार्क बैंड कैसे आ रहा है। अब जब ये समझ चुके तो यहां आई एंड ए बैंड का मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक आई बैंड, ये आई मतलब यहां पे आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक मतलब आइसो सिमिलर, ट्रॉपिक यानी सरफेस, एक जैसा सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस। यहां केवल और केवल एक्टिन दिखाई दे रहे हैं, यूनिफॉर्म हो गया, इसीलिए इसको लाइट बैंड का दूसरा नाम
आई बैंड है। लाइट बैंड का दूसरा नाम इसीलिए आइसोट्रोपिक बैंड आई बैंड है। और ये जो आप डार्क बैंड देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इस डार्क बैंड में कहां लिखे, ये रहा, यहां से लेके यहां तक, इस डार्क बैंड में आपको होमोजेनिटी दिख रहा है क्या? कहीं पे केवल मायोसिन है, कहीं एक्टिन मायोसिन दोनों है, कहीं मायोसिन केवल है, कहीं एक्टिन मायोसिन दोनों है। होमोजेनिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए एन आइसोट्रॉपिक। ये ए बैंड है और ए का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। जो चीजें आप यहां पर देखे, 5 मिनट समय लेके अगले लेवल पे इस पर आते हैं। यहां पे एक चीज आप देखिए, जिस तरह से आई बैंड में, आइसोट्रॉपिक बैंड या लाइट बैंड में, यहां देखिए, समय चाहिए थोड़ा और हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, लाइट बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड में क्या खास बात है, केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट्स यहां दिख रहे हैं, ठीक है, मायोसिन नहीं है। उसी तरह से यहां जो आप डार्क बैंड वाले एरिया में आइएगा तो एक जगह पे आपको ये देखिए, एडजेसेंट, अगल बगल के एक्टिन के बीच में खाली जगह है, एडजेसेंट अगल बगल के एक्टिन के बीच में खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगह है। इस खाली जगह के लिए एक नाम यूज होता है, वो है एच जोन। ऐसे कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ये जो जगह है इसको कहते हैं एच जोन, ठीक है। कई बार हम लोग एच मतलब हॉलो कह देते हैं, पर हॉलो नहीं है, उसका कुछ अलग नाम है, तो इसको एच जोन कहते हैं। यहाँ हॉलोनेस इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब खालीपन इस तरीके से है क्योंकि मायोसिन वाले प्रोटीन में, मायोसिन वाले स्ट्रक्चर में यही वो जगह है जहां पे कोई भी एक्टिन नहीं है, वरना उस तरफ और इस तरफ देखिए तो ये दोनों तरफ से एक्टिन से घिरा हुआ है। केवल एच जोन में ही मायोसिन फाइबर इस प्रकार प्रेजेंट है कि वहां पर ओवरलैपिंग नहीं, इसलिए उस जगह को एच जोन कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इन द एच जोन करके हेडिंग कीजिएगा, एच जोन, एच जोन लिखिए, इन द sarcomere, in the sarcomere the area where the myosin fibers are, the area where the myosin fibers are, the myosin fibers are not overlapped, myosin fibers are not overlapped by actin fibers, not overlapped by actin fibers, that area is called H zone. That area is called H zone. H zone, कैपिटल H लिखेगा, H zone, फुल स्टॉप, पैरा चेंज कर लीजिए। The importance of this H zone, the importance of this H zone is that the importance of this H zone is that
upon contraction it keeps on reducing, it keeps KEEPS घटता जाता है, it keeps on reducing, upon contraction it keeps on reducing and finally it reduces to zero, and finally it reduces to zero, and finally it reduces to zero upon maximum contraction, upon maximum contraction in the sarcomere, maximum contraction in the sarcomere. Full stop.